नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसजी क्लासेस की ऑनलाइन साइंस क्लास में। मैं मोहित पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का सेकंड पार्ट, जो हमने आपको ग्रेविटी किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, कैसे डिक्रीज़ करती है ग्रेविटी की वैल्यू, कैसे इंक्रीज़ करती है, हमने यहाँ पर इस चैप्टर को छोड़ा था, तो उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एग्ज़ामों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि लिफ्ट के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, आप सभी जब मॉल्स में जाते हैं या टावर्स पे जाते हैं, टावर्स में जब जाते हैं हम लोग, कई माले की बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें जाते हैं, लिफ्ट लगी होती है। हम सभी लोग लिफ्ट में ऊपर जाने के लिए डोर ओपन करते हैं, अंदर जाते हैं, कमांड देते हैं, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, और फिर लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है। दोस्तों, लिफ्ट का क्वेश्चन लगभग ज़्यादातर सेट्स में पूछा जाता है, एसएससी में, रेलवेज में, स्टेट एग्ज़ाम्स में। तो ध्यान से देखिएगा, लिफ्ट जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगी, दोस्तों याद रखिएगा, लिफ्ट जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक समान वेग से जाती है, पहली शर्त, जब भी आपको मिले एक समान वेग, इन शब्द पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक समान वेग, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग और एक समान त्वरण में। तो एक समान वेग में जब भी वस्तु ऊपर जाती है लिफ्ट में, जब भी कोई लिफ्ट मान लीजिए एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रही हो, तो दोस्तों दो तरह के वेट होते हैं। मैंने आपको बताया था, अपेरेंट वेट और ट्रू वेट। ट्रू वेट जो होता है हमारा, जो हमारा ट्रू वेट होता है वह वास्तविक वेट होता है, और अपेरेंट वेट जो होता है वह क्या होता है दोस्तों? देखिए, अपेरेंट वेट हमारा आभासीय वेट होता है। अपेरेंट वेट क्या होता है दोस्तों? अपेरेंट वेट आभासीय वेट होता है। आभासीय भार, ठीक है दोस्तों, आभासीय भार। और आपके सामने आता है ट्रू वेट। मैं एक बार इसको आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद में सीधा लिखूंगा ट्रू वेट और अपेरेंट वेट। ट्रू वेट होता है वास्तविक भार। दोस्तों, वास्तविक भार जब भी लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, यानी ग्रेविटी के विरोध में ऊपर जाती है, यानी किसी चीज़ का हम जब विरोध करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होगा, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाती है, तो जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो हमें महसूस होगा कि हमारा वज़न बढ़ गया है। पर अगर एक समान वेग होगा, त्वरण नहीं, एक समान दोस्तों वेग होगा, तो एक नंबर का बहुत इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कि अगर एक समान वेग होगा तो अपेरेंट वेट, यानी अपेरेंट वेट ये बराबर होगा, हमें वज़न ज़्यादा नहीं लगता। अगर एक समान वेग से लिफ्ट ऊपर जाती है तो अपेरेंट वेट बराबर होता है ट्रू वेट के, यानी जितना मेरा वज़न है मुझे उतना ही आभास भी होगा, मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। यानी देखिए, आभासीय वज़न, आभासीय भार बराबर होगा वास्तविक भार के, ठीक है दोस्तों। तो वास्तविक भार के आभासीय भार बराबर कब होता है? जब लिफ्ट जो है हमारी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक समान वेग से ऊपर की ओर जाती है, जब हमारी वेलोसिटी एक समान वेग से ऊपर की ओर दोस्तों जाती है, ठीक। अब हम दोस्तों देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसकी कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अगर कोई लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक समान त्वरण, इसका तो मतलब आपको पता ही है दोस्तों, एक समान त्वरण, कोई लिफ्ट अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाती हो, या पहली कंडीशन दोस्तों देखिए, पहली कंडीशन मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ लें कि अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो, मैंने लिख दिया ऊपर की ओर, यानी अपवर्ड जा रही हो,
लिफ्ट अगर अपवर्ड बुक्स में लिखा है दोस्तों, लेकिन लैंग्वेज आप समझने में शायद गलती कर दें, शायद आपको टफ लगेगा, पर आप आसानी से समझेंगे। अगर एक समान वेग लिखा हो तो आभासीय वेट बराबर होता है वास्तविक वेट के, वास्तविक भार के। पर अगर एक समान त्वरण लिखा हो कि कोई लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, तो क्या होगा? तो दोस्तों दूसरी कंडीशन नीचे की ओर, ठीक है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो लिफ्ट, डाउनवर्ड, ठीक है दोस्तों, यानी ये ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर, ठीक है दोस्तों। ये लिफ्ट का क्वेश्चन हमारा, आप इसे नोट्स बना के लिख लें कि डाउनवर्ड जा रही हो तो क्या होगा। थर्ड, अगर मान लीजिए लिफ्ट जिस वायर से, जिस कॉर्ड से लिफ्ट को बांधा जाता है, बाइंड किया जाता है, वो कॉर्ड ऊपर, लिफ्ट ऊपर ऊंचाई पर हो और वो टूट जाए, तो क्या होगा। इफ कॉर्ड ऑफ लिफ्ट ब्रेक्स। अब दोस्तों अगर लिफ्ट की कॉर्ड टूट जाए, और चौथी कंडीशन होती है कि इफ एक्सलरेशन यानी त्वरण, एक्सलरेशन ऑफ लिफ्ट, यदि लिफ्ट का एक्सलरेशन, लिफ्ट का त्वरण ज़्यादा हो, किससे? ग्रेविटी ज़्यादा हो दोस्तों, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, किससे? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण आता है उससे ज़्यादा, यानी जो ग्रेविटी खींचती है उससे भी ज़्यादा स्पीड से लिफ्ट नीचे आने लगे, तो क्या होगा। ये चारों कंडीशन एग्जाम में आती है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जब कोई लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सलरेशन के साथ ऊपर की ओर जा रही होती है दोस्तों, तो क्या होता है, जब ऊपर की ओर कोई लिफ्ट जा रही होती है तो अपेरेंट वेट, ध्यान रखिएगा कि अपेरेंट वेट, हमारा जो आभासीय भार है वो ज़्यादा हो जाता है ट्रू वेट से, हो नहीं जाता, महसूस होता है ट्रू वेट से। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा भार बढ़ गया हो, जब हमें लिफ्ट ऊपर की ओर खींचती है हमें ऐसा लगता है हमारा भार बढ़ गया हो, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से लिफ्ट जा रही होगी तो। लेकिन अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रही होगी तो ये कोई कंडीशन नहीं आएंगी, कोई कंडीशन नहीं आएंगी, सिर्फ एक कंडीशन होगी, अपेरेंट वेट बराबर होगा ट्रू वेट के, यानी आभासीय भार बराबर होगा वास्तविक भार के। अब दोस्तों डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, उल्टा, जब लिफ्ट नीचे आ रही होगी तो हमें महसूस होगा जैसे हमारा वजन है ही नहीं, घट गया है ही नहीं, हमारा वजन घट गया, ऐसा महसूस होगा। एपरेंट वेट क्या हो जाएगा हमारा, उसमें मोर देन था, इसमें हमारा एपरेंट वेट जो है वो लेस देन हो जाएगा, लेस देन ट्रू वेट। बिल्कुल ऐसे ही आप लर्न कीजिएगा कि लिफ्ट अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है ऊपर की ओर तो अपेरेंट वेट यानी आभासीय भार, अपेरेंट वेट आभासीय भार वास्तविक भार से, जितना मेरा भार है उससे ज़्यादा महसूस होता है, वस्तु के भार से ज़्यादा। आभासीय भार कम महसूस कब होता है, जब एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे की ओर आ रही होती है। अब लिफ्ट की अगर कॉर्ड टूट जाए, मान लीजिए ये लिफ्ट है, ये ऊपर की ओर है, यहाँ से वो बाइंड होती है इसी कॉर्ड से, तो वो ऊपर खींचती है और नीचे की तरफ जाती है, और अगर यही ब्रेक कर जाए यहाँ से कॉर्ड, तो क्या होगा दोस्तों। अगर हवा में लिफ्ट की कॉर्ड ब्रेक कर जाए तो क्या होगा, वो फ्रीली फॉल करेगी, एकदम स्वतंत्र रूप से हवा में नीचे की ओर गिरेगी, और जब वो नीचे की ओर गिरेगी दोस्तों तो वो कौन सा एक्सेलरेशन प्राप्त कर लेती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। यानी कौन सा त्वरण, धरती की ग्रेविटी के कारण जो त्वरण उत्पन्न हो जाएगा वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन उसमें आ जाएगा। अब दोस्तों फिर होगा क्या, होगा यूं कि हमें ऐसी कंडीशन में लगेगा हमारा शून्य भारहीनता हो गई है, यानी वेटलेसनेस हो गई है, हमारा वेट शून्य हो गया है। अगर हमें कोई लिफ्ट का तार टूट जाए और हम ऊपर से नीचे फ्रीली फॉल करें तो हमें लगेगा जैसे हमारा सारा वेट जीरो हो गया है, यानी वेटलेसनेस, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, वेटलेसनेस। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं शून्य भारहीनता, शून्य भारहीनता। और अपेरेंट वेट मैंने बता ही दिया, आभासीय और ट्रू वेट वास्तविक भारहीनता।
तो दोस्तों ये हुआ शून्य भारहीनता। अब मेरे पास आया कि अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन बढ़ जाए, यदि दोस्तों लिफ्ट का एक्सेलरेशन इतना हो जाए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा हो जाए, तो जो वस्तु होगी लिफ्ट के अंदर उसका क्या होगा, क्या हश्र होगा उसका। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अगर लिफ्ट की एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गई, यानी लिफ्ट का त्वरण जब वो नीचे की तरफ गिर रही है कॉर्ड टूटने के बाद, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा उसकी एक्सेलरेशन हो गई लिफ्ट की, तो जो वस्तु होगी, जो व्यक्ति उसके अंदर होगा, उसका सिर लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा, उसका सिर क्या होगा, लिफ्ट की सीलिंग से टकरा जाएगा। लिफ्ट की सीलिंग से क्या होगा दोस्तों, लिफ्ट की सीलिंग से उसका सिर टकरा जाएगा, यानी कि जो व्यक्ति है वो किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, लिफ्ट की छत के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो ये चारों कंडीशन, जब लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऊपर जाती है तो आभासीय भार हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, ज़्यादा हो जाता है ट्रू वास्तविक भार से, और जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है समान त्वरण से, तो वास्तविक भार हमारा कम हो जाता है, जो हमारा आभासी भार है वो कम हो जाता है वास्तविक भार से। जब लिफ्ट की कॉर्ड टूट जाती है तो हम वेटलेसनेस हो जाते हैं, शून्यहीनता आ जाती, भार शून्यहीनता आ जाती है। उसके बाद दोस्तों कंडीशन बताई कि जब एक्सेलरेशन लिफ्ट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं के अंदर, अगर उससे ज़्यादा त्वरण लिफ्ट का हो जाए तो व्यक्ति उसकी सीलिंग से, यानी उसकी छत से टकरा जाएगा। द मैन विल बी इन कॉन्टैक्ट ऑफ सीलिंग ऑफ लिफ्ट। तो दोस्तों ये हुई बात लिफ्ट के क्वेश्चंस की, इसे आप अच्छे से रिवाइज करें। अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ सैटेलाइट्स की, प्लैनेट्स की, ग्रह कैसे घूमते हैं। तो दोस्तों एक वैज्ञानिक का नाम आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बार किसने बताया था, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सबसे पहली बार किसने बताया था कि सूर्य जो है वह स्थिर है और सभी ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं, सबसे पहले बताया था दोस्तों आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट जी ने बताया था सबसे पहले। ये बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए, अपने भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट वॉज अ मैथमेटिशियन। फिर इन्होंने ग्रहों पे खोज की, तो आर्यभट्ट ने ही कहा था कि सूर्य अपनी जगह स्थिर है। सबसे पहली बार आर्यभट्ट ने कहा था सूर्य स्थिर है और ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं, यह आर्यभट्ट जी ने कहा था। उसके बाद कॉपरनिकस आए। यही बात किसने कही, कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने कहा। उसके बाद सबसे मॉडर्न थ्योरी जो हम पढ़ते हैं, कॉपरनिकस ने कहा। उसके बाद जो सबसे मॉडर्न थ्योरी हम पढ़ते हैं प्लैनेट्स के रिवोल्यूशन की, रोटेशन की, टाइम पीरियड की, ऑर्बिटल स्पीड की, कितने वेग से घूमते हैं, कितना समय लगाते हैं, कितनी दूरी होती है, ये सारी बातें हमें किसने बताई, केपलर ने। तो केपलर ने लॉ दिया। केपलर ने सबसे पहली बात क्या कही कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड, ऑल प्लैनेट्स सभी ग्रह घूमते हैं सूर्य के चारों तरफ, रिवॉल्व्स अराउंड सन, अपनी कक्षा में, अराउंड सन, इन देयर ऑर्बिट्स, एंड सन इज एट रेस्ट। उन्होंने कहा सूर्य स्थिर रहता है और सभी ग्रह उनका चक्कर लगाते हैं, सन इज एट रेस्ट। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्या कहा केपलर ने, दूसरी बात केपलर ने ये कही कि मान लीजिए ये सन है और इसका कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है, ये उसकी कक्षा है, चक्कर लगाने की कक्षा, ये हो गया सन। तो सन का जब वो चक्कर लगाता है, रिवोल्यूशन लगाता है अपने कक्ष में जब वो चक्कर लगाएगा तो उसका कुछ वेग होगा, उस वेग को कहते हैं कक्षीय वेग। उस वेग को क्या कहते हैं, कक्षीय वेग। और एक चक्कर अपने कक्ष में लगाने में, एक कंप्लीट चक्कर, पूरा रिवोल्यूशन लगाने में जितना समय लगाता है, उस समय को हम कहते हैं कक्षीय काल, यानी टाइम पीरियड। कक्षीय वेग और कक्षीय काल, ये दोनों शब्द आप ध्यान रखिएगा दोस्तों।
तो उन्होंने कहा केपलर ने कि यहाँ से अगर सूर्य के सेंटर से और उस ग्रह के सेंटर तक जो लाइन खींचूं तो उसका जो एंगल सब्टेंड करता है वो इक्वल एंगल इक्वल टाइम में सब्टेंड करेगा। मान लीजिए 1 घंटे में थीटा एंगल सब्टेंड करता है तो अगले घंटे में भी वो थीटा ही एंगल सब्टेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि अगले घंटे में वो थोड़ा आराम करने लग जाएगा कि नहीं अब मैं धीरे चलूँगा, नहीं, प्लैनेट्स अपनी जो रिवोल्यूशन की स्पीड है वो एक ही रखते हैं। यानी पृथ्वी अगर 365 दिन में 365 सही 1/2 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है तो 365 सही 1/2 ही दिन में लगाएगी। ये नहीं कि कभी उसका मन किया तो 300 दिन में लगा लिया, कभी मन किया तो 400 दिन में लगा लिया, नहीं। यानी उसने कहा कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन सेम होता है। उन्होंने कहा कि आप देखिए कि लाइन ज्वाइनिंग the center of planet to the sun, center of planet to sun substance और sweeps का मतलब दोस्तों एंगल बनाना, sweeps substance equal angle in equal time period, equal angle, मान लीजिए वो एंगल थीटा हो in equal time period। मान लीजिए कोई प्लैनेट 1 घंटे में अगर 60 डिग्री चलता है, इन दोनों के रेडियस के अगर मैं रिस्पेक्ट में देखूं तो अगले घंटे में भी 60 डिग्री, फिर अगले घंटे में भी 60 डिग्री। तो इसी तरह से प्लैनेट्स बिल्कुल पीरियोडिक मोशन में, इसे हम पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। यानी जब यूनिट टाइम में बराबर वर्क करता है कोई प्लैनेट, कोई भी वस्तु, उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, ठीक है, जो रिपीट होता रहता है। तो दोस्तों लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ प्लैनेट टू सन सबस्टेंस स्वीप्स एन इक्वल एंगल थीटा इन टाइम, यानी कि इक्वल एंगल इक्वल टाइम में जब ये यूनिट टाइम में करते हैं। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। केपलर ने कहा टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी केपलर ने कहा कि जो समय टी फॉर टाइम और आर फॉर डिस्टेंस, यानी जो प्लैनेट जितना दूर होगा, बस ये ध्यान रखिएगा आप इससे कि जो प्लैनेट जितना दूर होगा उतना ज़्यादा समय में चक्कर लगाएगा। यह भी आपको मैं प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये मेरा सन है, ठीक है दोस्तों, ये मेरा सन आ गया। अब सन के किनारे देखिए सबसे पहला प्लैनेट कौन सा है, मरकरी यानी बुध। अब मरकरी सन से सबसे पास में है, मरकरी सन से सबसे पास में है, तो दोस्तों सबसे पहले चक्कर भी कौन लगा पाता है सन का, मरकरी, यानी 88 दिन में। सबसे कम समय में चक्कर कौन लगाता है, जो सबसे पास होता है। केपलर ने कहा था, केपलर का लॉ तो सही हो गया मरकरी के लिए। तो अब आइए इसका लॉ देखते हैं आगे, आइए इसका लॉ देख लेते हैं वीनस के लिए। तो वीनस के लिए अगर मैं इसका लॉ देखूं तो वीनस जो होता है शुक्र, और दूर हो गया सन से, वीनस सन से और दूर। तो वीनस कितने दिन में चक्कर लगाता है दोस्तों, 243 दिन में। अरे 243 दिन में इसने चक्कर लगा लिया, तो इसका मतलब ये हुआ इसका समय बढ़ गया, एक चक्कर लगाने का समय बढ़ गया, तो इसकी दूरी भी तो बढ़ गई सन से दूरी बढ़ गई। आइए अर्थ को देख लेते हैं। मेरी अर्थ आ गई, ये आ गई मेरी अर्थ, तो मेरी अर्थ लगाती है 365 दिन में। और क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं इसलिए हम ये दिनों का हिसाब अर्थ के हिसाब से लगा रखा है। हमने कोई एक पैरामीटर बना रखा है, तो अपनी अर्थ को पैरामीटर बना रखा है हमने कि अर्थ के 88 दिन, अर्थ के 243 दिन में वीनस चक्कर लगाता है, 365 दिन यानी हमारा 1 साल। तो आप ये भी कह सकते हो कि मरकरी पे 1 साल कितने दिन में होता है, 88 दिन में। आप ये भी कह सकते हो कि वीनस का 1 साल कितने दिन का होता है, 243 दिन का। तो दोस्तों इसी हिसाब से अब अगर मैं इसके आगे के प्लैनेट्स को देखूं तो देखो बढ़ता जाएगा। आप जैसे जैसे आगे जाएंगे, अर्थ के बाद आपका मार्स आ गया, मार्स के बाद जुपिटर आ गया, ठीक है दोस्तों, ये आया आपका जुपिटर। और जुपिटर के यहीं पर देखिए, यहीं जुपिटर के यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि एस्ट्रॉइड्स बेल्ट कहाँ होती है।
क्षुद्र ग्रह जिन्हें कहते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे मार्स और जुपिटर के बीच में क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में ही चट्टानें होती हैं बड़ी बड़ी, जो कि ये भी अपनी ऑर्बिट्स में घूमती रहती हैं। तो दोस्तों ये मार्स और जुपिटर के बीच में ही पाए जाते हैं। अब जुपिटर यानी अब सबसे ज़्यादा देखिए 243 दिन, जितना आगे जाते जाएंगे उतना दिन बढ़ता जाएगा। यानी अब दोस्तों मेरे पास देखिए ये आ गया सबसे लास्ट ग्रह था, मैं था कह रहा हूँ दोस्तों, 2006 में हटा दिया इसे ग्रह की श्रेणी से। तो दोस्तों लास्ट ग्रह जो प्लूटो है ना दोस्तों, प्लूटो एक ग्रह है शनि, सैटर्न। तो सैटर्न 29.5 वर्षों में चक्कर लगाता है, यानी एक चक्कर लगाने में इसको धरती का 1 साल और सैटर्न का 29.5 सालों में, जितने में मतलब धरती 29.5 बार चक्कर लगा सकती है सूर्य का, उतने में सैटर्न एक ही चक्कर लगा पाता है। क्यों दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि केपलर ने कहा था कि t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, यानी द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड बाय अ प्लैनेट, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड बाय अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन। यानी अगर मैं लगने वाले समय का वर्क कर दूं, किसी प्लैनेट को सूर्य का चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसका वर्क कर दूं, तो वह समानुपाती होता है किसके? अगर मैं क्यूब रूट कर दूं उसकी डिस्टेंस के, क्यों कितनी दूर है, जितनी दूर होगा उतना ज़्यादा समय। दो बातें ध्यान रखिए, ग्रह जितनी दूर होगा समय उतना ज़्यादा होगा। दूर का मतलब जैसे मान लीजिए धरती से कोई चीज़ दूर है, यानी धरती की सतह से उसकी हाइट की बात हो रही है, ऊंचाई की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो जो जितना दूर होगा उसकी जो स्पीड होगी रिवोल्यूशन, आपकी रिवोल्यूशन की ऑर्बिटल कक्षीय वेग होगा उतना कम होगा। जो जितना पास है, अगर यहाँ मैं ये भी कह सकता हूँ कि मरकरी का कक्षीय वेग बहुत ज़्यादा है, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। टाइम पीरियड कम होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी ज़्यादा है। कोई आदमी कम समय ले रहा है, कोई वस्तु कम समय ले रही है चक्कर लगाने में, तो यानी उसकी वेग ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। सूर्य के जितना पास ग्रह होता है उसका वेग उतना ज़्यादा होता है। इसका मतलब दोस्तों मैं आपको एक बात समझा दूं कि दो चीज़ें होती हैं, पेरीहेलियन और दोस्तों एक होता है एपीहेलियन। दोस्तों ये जो पेरीहेलियन होता है इसका मतलब होता है पास। ये मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ, पास का मतलब कि कब कोई ग्रह सूर्य के सबसे निकट होता है। चूंकि देखिए सूर्य के ऑर्बिट गोल तो होती नहीं, ऐसे चपटी होती है। तो जब हमारी अर्थ, मान लीजिए मैं पृथ्वी का उदाहरण लूँ, तो जब मेरी अर्थ घूमते घूमते लगभग यहाँ पर आती है तो सबसे पास होती है सूर्य के। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पेरीहेलियन। और जब मेरी अर्थ यहाँ पर होती है तो इसका सबसे दूर होती है, यानी कोई ग्रह सूर्य से जब बहुत दूरी पर होता है, मैक्सिमम दूरी, सबसे ज़्यादा अधिकतम दूरी पर, तो उसे एपीहेलियन कहा जाता है। और जब कोई ग्रह पास होता है, पास का मतलब पेरीहेलियन। आप ट्रिक याद पर देखिए, पेरी से पास, तो पेरीहेलियन से पास, यानी ऐसा होता है 3 जनवरी को अर्थ के साथ। पेरी पास कब होता है? 3 जनवरी। अर्थ और सन के बीच में बहुत ही कम दूरी होती है। अब लोग सोचते हैं 3 जनवरी को ठंडी होगी, विंटर होगा, तो सूर्य पास कैसे हो सकता है? पर दोस्तों साइंटिफिकली 3 जनवरी को पेरीहेलियन होता है, सूर्य धरती के सबसे पास होता है। और लगभग 3 से 4 जुलाई, 3 जुलाई या 4 जुलाई को अर्थ और सन के बीच में क्या होता है दोस्तों? एपीहेलियन। यानी अब मैं ये कह सकता हूं कि ग्रह जब सबसे पास होते हैं, केपलर ने कहा था ग्रह जब सूर्य के सबसे निकट होते हैं तो उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय वेग सबसे तेज होता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं ये भी लिख सकता हूं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय वेग मैक्सिमम, कक्षीय वेग मैक्सिमम होता है। कक्षीय वेग क्या होगा? मैक्सिमम। ये बात याद रखिएगा आप, कक्षीय वेग मैक्सिमम होता है। और जब कोई वस्तु, और इसी समय पे क्या होगा? कक्षीय वेग मिनिमम हो जाएगा। एपीहेलियन में जब दूर होता है कोई ग्रह, जब कोई ग्रह दूर होगा सूर्य से, तो उसका कक्षीय वेग क्या होगा? कम होगा।
मिनिमम होगा, न्यूनतम। ठीक है दोस्तों, यानी कि सूर्य के पास जाएगा तो पेरीहेलियन, सूर्य से सबसे दूर रहेगा ग्रह तो एपीहेलियन, और जब पास होता है तो ग्रह और तेज भागना शुरू करता है, और तेज उसका कक्षीय वेग होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम वी से भी डिनोट करते हैं और वी से भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्ष में घूमने का वेग उसका सबसे ज़्यादा होता है एपीहेलियन और पेरीहेलियन में। अब मैं आपको कुछ कंडीशन दोस्तों बताता हूँ। देखिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी ध्यान रखिएगा, जब भी किसी सैटेलाइट को धरती से ऊपर भेजा जाता है तो वो बात करेगा त्रिज्या की, रेडियस की, लेकिन आप सोचिएगा हाइट की, यानी धरती की सतह से ऊपर भेजा जा रहा है। अब कोई सैटेलाइट अगर धरती की सतह से ऊपर भेजा जा रहा है तो पहली चीज़ उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, यानी वह किसी अपनी कक्षा में जाकर जब घूमेगा तो वो इस पर डिपेंड नहीं करती कि कितना भारी है। शेप, साइज, यानी नॉट डिपेंड, ऑर्बिटल वेलोसिटी नॉट डिपेंड, चाहे कितना भी भारी ग्रह हो, डिपेंड ऑन, मान लीजिए धरती है, हमारी अर्थ है, और इसकी ऑर्बिट में हमें सैटेलाइट को भेजना है। सैटेलाइट से ही तो हम फ़ोन पे बात करते हैं, उन्हीं से तो सिग्नल्स आते हैं, तो सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, सैटेलाइट्स हमारी भेजी जाती हैं श्रीहरिकोटा से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं, तो ये सैटेलाइट यहाँ से जब भेजी गई तो इसकी दूरी हुई r, और इसकी कुछ ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, तो चाहे इतनी बड़ी हो चाहे इतनी बड़ी हो, शेप, साइज और मास पे डिपेंड नहीं करती ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी सेम ही रहेगी। इतनी वेलोसिटी चाहिए कि वो किसी भी सैटेलाइट को भेजने के लिए उतनी वेलोसिटी चाहिए कि वह ग्रेविटेशनल फील्ड, जो गुरुत्वाकर्षण बल है अर्थ का, उसे नेग्लेक्ट कर दे, उसे कैंसिल आउट कर दे, और वह इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए और फिर दोबारा लौट कर ना आए। तो ये हुई मेरी ऑर्बिटल वेलोसिटी। नॉट डिपेंड ऑन शेप, साइज, चाहे छोटा प्लैनेट सैटेलाइट हो चाहे वो बड़ा हो, एंड मास। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी शेप, साइज और मास पे तो डिपेंड नहीं करती। ठीक है दोस्तों, और दूसरा पॉइंट इसका होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी इंक्रीजेस। ठीक है दोस्तों, ये बढ़ जाती है जब दूरी घट जाती है, विद डिक्रीज इन हाइट, विद डिक्रीज इन हाइट और रेडियस। यानी उस उपग्रह की, सैटेलाइट को क्या बोलते हैं, उपग्रह की ऊंचाई या उसकी त्रिज्या, दोनों एक ही बात है। उसकी हाइट जैसे जैसे कम होती जाएगी, जितना पास होगा उतनी तेज सैटेलाइट घूमती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी इंक्रीजेस यानी बढ़ती है, विद डिक्रीज इन यानी किसके घटने पर, हाइट ऑफ सैटेलाइट। ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्मली जो धरती के सबसे पास की ऑर्बिट है उसमें सैटेलाइट्स की स्पीड क्या होती है दोस्तों, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है सैटेलाइट्स की, vo इज इक्वल टू, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी को कक्षीय वेग कहा जाता है। कक्षीय वेग क्या होता है, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। अब आप सोचिए एक सेकंड में 7.9 किलोमीटर, यही तो मैंने बताया था, वेलोसिटी जितनी बढ़ती जाएगी ग्रेविटी उतनी कम होती जाएगी। तो कम से कम इतनी वेलोसिटी चाहिए अगर आपको, ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी चाहिए अगर आपको सैटेलाइट को अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कराना है। अब दोस्तों देखिए, इसी में आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी किस पे डिपेंड नहीं करता दोस्तों, टाइम पीरियड, फर्स्ट पॉइंट, नॉट डिपेंड ऑन शेप, साइज एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी टाइम पीरियड भी शेप, साइज और मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। अब चाहे ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, इसके किनारे कोई सैटेलाइट घूम रहा है, भले वो इतना बड़ा है भले वो इतना बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो किससे, कि वह कितनी दूर है उस ग्रह से, जिसका वो सैटेलाइट है वह कितनी दूर है ग्रह से, या वह ग्रह सूर्य से कितनी दूर है। अगर दो चीज़ों के रिस्पेक्ट में देखते हैं, जब हम सूर्य और अर्थ की रिस्पेक्ट में देखेंगे तो दूरी देखेंगे, और जब हम देखेंगे सैटेलाइट कितनी ऊंचाई पर है, कितनी रेडियस पर है, तो टाइम पीरियड उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों टाइम पीरियड, ऑर्बिटल वेलोसिटी घटती है हाइट बढ़ने से, टाइम पीरियड इंक्रीजेस यानी बढ़ता है, जितना दूर होगा उतना टाइम पीरियड इंक्रीजेस
विद इंक्रीज इन हाइट और रेडियस बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ता है। यानी देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। ठीक है दोस्तों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये दो चीज़ें आप याद रख लीजिए। पूरा रिजल्ट है, पूरा निचोड़ है हमारे पढ़ने का। और मेरा जो टाइम पीरियड है टी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट या रेडियस के। ठीक है दोस्तों, तो अगर टाइम पीरियड वो बोलता है अगर किसी सैटेलाइट को टाइम ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब वह ज़्यादा दूरी पर है। ठीक है, अगर किसी सैटेलाइट की और रेडियस को घटा दिया जाए तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, अगर उसकी दूरी घटा दी जाए तो उसका कक्षीय वेग बढ़ जाएगा, और अगर उसकी दूरी घटा दी जाए तो उसका समय घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, कक्षीय वेग जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ठीक है, हाइट ऑफ सैटेलाइट के। और जो टाइम पीरियड होता है वह समानुपाती होता है हाइट और रेडियस के। यानी रेडियस बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ जाता है सैटेलाइट का। और टाइम पीरियड नॉर्मली हमारा सैटेलाइट्स का जो सबसे पास वाली हमारी ऑर्बिट है उसमें होता है 1 घंटा 24 मिनट। तो अगर मुझे मान लीजिए दोस्तों टाइम पीरियड निकालना हो, टाइम पीरियड, तो टाइम का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को इधर ले जाएं तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस तो वही होता है जो एक सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में, गोल ऑर्बिट में कवर करता है। तो दोस्तों क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट क्या होगा, उसकी परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट, जिस कक्ष में वह चलता है उसका सरकमफ्रेंस यानी उसकी परिधि, और उसकी ऑर्बिटल स्पीड, वह किस स्पीड में चल रहा है, ऑर्बिटल स्पीड। यही होता है हमारा दोस्तों टाइम पीरियड। तो यही टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, इसे आप अच्छे से याद रखें कि जितना रेडियस या हाइट बढ़ता जाएगा उतना हमारा ज़्यादा टाइम पीरियड होगा, और जितना रेडियस हमारा कम होता जाएगा उतना कम टाइम लगेगा। और कम रेडियस का मतलब कम ऊंचाई का मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी उतनी ज़्यादा, और ज़्यादा ऊंचाई का मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी उतनी कम। दोस्तों एक सैटेलाइट होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये स्टेशनरी क्यों होते हैं, क्योंकि दोस्तों स्टेशनरी मतलब स्थिर। ठीक, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब इन्हें स्थिर सैटेलाइट्स क्यों कहा जाता है, उपग्रह, क्योंकि दोस्तों जो अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है, धुरी पर घूर्णन करती है, रोटेशन करती है, तो 24 घंटे में एक बार घूम लेती है। दिन रात तो 24 घंटे के बीच में ही होता है, 24 घंटे में एक दिन एक रात हो जाती है। तो दोस्तों जब 24 घंटे में अर्थ घूमती है तो ये सैटेलाइट भी, अर्थ की स्पीड क्या होती है, मैंने आपको बताया था घूर्णन की स्पीड 1600 किलोमीटर पर आवर, तो ये सैटेलाइट भी 1600 किलोमीटर पर आवर से ही अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं। और ठीक है, यानी कि स्पीड यानी ऑर्बिटल स्पीड, आप कहिए, अब आप जब भी प्लैनेट्स की बात करेंगे तो स्पीड की बात नहीं करेंगे, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट स्टेशनरी क्यों दिखते हैं, मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी ट्रेन चल रही है, बहुत धीरे चल रही है 50 किलोमीटर, और उतने ही बराबर पैरेलल ट्रैक पे एक और ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो आपको ऐसा आभास होगा कि सामने वाली ट्रेन और हमारी ट्रेन दोनों रुकी हुई है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो दोनों चीज़ें रुकी हुई दिखाई देती हैं। इसीलिए इस प्लैनेट को स्टेशनरी कहा जाता है, जियो स्टेशनरी, क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड, इसका जो कक्षीय वेग है वह बराबर होता है किसके वेग के, कक्षीय वेग इज इक्वल टू रोटेशन ऑफ अर्थ, इज इक्वल टू रोटेशनल यानी घूर्णन, रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ के बराबर होता है, स्पीड के बराबर होता है, स्पीड ऑफ अर्थ। तो ये धरती की रोटेशनल स्पीड के बराबर होता है। दोस्तों अगर रोटेशनल स्पीड के बराबर होता है इसका मतलब है धरती का एक चक्कर अपने कक्ष में, यानी मान लो यहाँ इसका कक्ष है तो ये अपने कक्ष में एक चक्कर धरती का कितनी देर में लगा लेगा, जितनी देर में धरती रोटेशन लगा लेती है पूरा एक, कितनी देर में, 24 घंटे में। ये धरती का अपनी ऑर्बिट में 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, यानी ये इसका टाइम पीरियड। यानी दोस्तों जिस भी सैटेलाइट की स्पीड 1600 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, 1638 के करीब होता है एग्जैक्टली, और वह 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगा दे, उसे ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। और दोस्तों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है वो लगभग 36,000 किलोमीटर की हाइट पर होता है,
36,000 किलोमीटर इसकी हाइट होती है। कितना? 36,000 किलोमीटर इसकी हाइट होती है। यानी कि ये धरती है, अर्थ, तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अगर यहाँ है तो मान लीजिए यहाँ पर, तो ये अर्थ से इसकी दूरी कितनी हुई? 36,000 किलोमीटर। अब दोस्तों दो चीज़ें याद रखना, इसकी स्पीड क्या हुई? लगभग 1600 किलोमीटर पर आवर। और दोस्तों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं कितनी देर में चक्कर लगाते हैं? 24 घंटे में ये एक रिवोल्यूशन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जिस कक्षा में ये घूमते हैं, जिस कक्षा में ये घूमते हैं, जिस ऑर्बिट में ये घूमते हैं, उसे हम कहते हैं पार्किंग ऑर्बिट्स। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं पार्किंग ऑर्बिट्स। और इस ऑर्बिट के बारे में, और यह हमेशा याद रखिएगा कि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, यानी जो हम दूर संचार, कम्युनिकेशन, ठीक है दोस्तों, दूर संचार के लिए काम लिए जाते हैं, संचार का माध्यम होते हैं। बहुत ऊपर रेडियो सिग्नल्स इसमें से रिफ्लेक्ट करते हैं, रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करते हैं इधर से उधर। तो पार्किंग ऑर्बिट्स। और सबसे पहले इस ऑर्बिट की बात किसने की थी? एक साइंटिस्ट थे, आप याद रखिएगा, आर्थर सी क्लार्क। आर्थर सी क्लार्क। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अब तक सब कुछ समझ में आया होगा। ध्यान से वीडियो देखते रहिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग। दोस्तों एस्केप वेलोसिटी को, पलायन वेग को, इसको हम क्या कहते हैं? पलायन वेग। तो दोस्तों पलायन वेग को हम VE से डिनोट करते हैं। यानी किसी भी वस्तु को धरती से कितनी वेलोसिटी, कितने वेग से फेंका जाए कि वह धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चला जाए और फिर दोबारा लौटकर वापस ना आए, तो उसी को हम कहते हैं पलायन वेग। तो धरती की ग्रेविटी ज़्यादा है दोस्तों, किससे? मून से। मून से ज़्यादा है धरती की ग्रेविटी, तो इसका मतलब पलायन वेग भी धरती का ज़्यादा होगा मून से। लेकिन सूर्य की ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है, तो पलायन वेग सूर्य का जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। जिसकी गुरुत्वाकर्षण बल जितना ज़्यादा, उतनी ज़्यादा उसका पलायन वेग होगा दोस्तों। तो धरती का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। याद रखिएगा, बिल्कुल डायरेक्टली एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। और मून पे, यानी कि जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा, उस पर जंप लगाना मुश्किल। यानी अर्थ पे अगर आप कूदेंगे तो आप कम कूद पाएंगे, अगर आप मून पर कूदेंगे तो ज़्यादा कूद पाएंगे, क्योंकि ग्रेविटी कम है। और ग्रेविटी कम है तो पलायन वेग भी इसका कम है दोस्तों, 2.4 किलोमीटर। अगर किसी वस्तु को 2.4 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंका जाए, वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाए, तो वह मून की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाएगी। लेकिन अगर यही बात सन के लिए हो तो दोस्तों सन का पलायन वेग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सन की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। मैंने आपको बताया था कि 99.8% मास पूरे सोलर सिस्टम का 99.8%, 99.8% मास अकेला सन कंटेन करता है। तो सन की जो पलायन वेग होगी, एस्केप वेलोसिटी, वो होती है लगभग 643 किलोमीटर पर सेकंड। लगभग 643 किलोमीटर। सोचिए आप, कहाँ 643, कहाँ 11 किलोमीटर। तो अर्थ और सारे प्लैनेट्स कहाँ टिक पाएंगे सन के सामने। इसीलिए सन ने सबको अपनी ग्रेविटेशनल पुल में, अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड में बांध कर रखा हुआ है। अब दोस्तों हमारे पास दो बातें आती हैं कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट GR। जी क्या होता है? 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आर क्या होता है कि कितनी दूर भेजना है उस प्लैनेट को, जिस कक्ष में भेजना है, जिस ऑर्बिट में भेजना है, उसकी दूरी क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है उस ग्रह से, उस प्लैनेट से। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2। हमारा एस्केप वेलोसिटी का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? √2GR। ये होता है √2GR। और हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी जिस वेलोसिटी से कोई ग्रह चलता है अपने कक्ष में, उसे बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग। तो वो क्या होता है? √GR। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से एक बात निकल के आती है, अगर इसे एक इक्वेशन 1 मानूँ, इसे 2 मानूँ, तो 1 और 2 से एक बात निकल के आती है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वह, अगर उसे मैं √2 से गुणा कर दूँ
तो वह किसके बराबर हो जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी को √2 से गुणा कर दिया जाए, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी को √2 से गुणा कर दिया जाए तो दोस्तों वह किसके बराबर हो जाएगी, अगर देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी को किससे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वह एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। इसको ध्यान से देखिएगा, पूछ लेते हैं कि एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ऑप्शन देगा आपको √2 टाइम्स करना है, एक तो ये। दूसरा, अगर मैं ये कहूँ कि किसी ग्रह की, अगर कोई ग्रह ऐसे घूम रहा है अपने कक्ष में, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी कुछ, अगर मैं उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को √2 टाइम्स बढ़ा दूं, कितना बढ़ा दूं दोस्तों, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को अगर मैं √2 टाइम्स बढ़ा दूं तो क्या होगा दोस्तों, वह एस्केप कर जाएगा, यानी अपनी ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा तुरंत। अगर मैं √2 टाइम्स बढ़ा दूं, कोई ऑर्बिट में घूम रहा है और √2 टाइम्स और उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दूं, तो अपनी कक्ष में नहीं घूमेगा, वो तुरंत क्या होगा, स्पेस में भाग जाएगा, अपने कक्ष से भाग जाएगा। उसी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा वह ग्रह, वह उपग्रह। सैटेलाइट्स जो होते हैं वह ग्रहों की ग्रेविटेशनल फील्ड में बंधे रहते हैं, इसीलिए वो उसकी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। लेकिन एस्केप वेलोसिटी क्या बोलती है कि अगर √2 टाइम्स यानी लगभग 41%, किसी भी उपग्रह की अगर स्पीड को लगभग 41% बढ़ा दिया जाए, कितना, 41%। दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी उपग्रह की वेग को √2 टाइम्स या 41% बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 100 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा था, तो उसे 141 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार कर दी जाए, तो वह अपनी कक्षा से एस्केप कर जाएगा, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर चला जाएगा। तो दोस्तों वापस लौटकर भी ऐसी कंडीशन में प्लैनेट्स पर वो नहीं आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ग्रेविटेशन चैप्टर का अंत होता है। तो उम्मीद करूँगा आप बराबर रिवाइज़ करते रहेंगे, और जैसे जैसे आप रिवाइज़ करेंगे ये सभी चीज़ें आपको आती जाएंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।